हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शक्ति भारत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब विद शक्ति सर। आज के इस टॉपिक में हम यूनिट्स और मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम यूनिट से और इसके 2-3 कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़ के हम मेजरमेंट्स, डायमेंशंस, एरर एनालिसिस तक पहुंचेंगे। आप इसी तरह से बने रहिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं यूनिट से। यूनिट्स जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कुछ ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं, कितनी तरह की यूनिट्स होती हैं, लाइक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ड्राइव यूनिट्स होती हैं, मेजरमेंट किसको बोलते हैं, फिर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह की हैं, एंगल और सॉलिड एंगल किस कैटेगरी में आएगा, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को भी डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यूजुअली इसको हम अपनी 11th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंसीडर कर रहे हैं, यूनिट्स और मेजरमेंट्स को। तो सबसे पहले तो हम यही बात को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ए मेजरमेंट, कि मेजरमेंट होता क्या है। फिजिक्स में हम यूजुअली देखते हैं कि किसी भी चीज की कैलकुलेशन ही की जाती है। जब भी कुछ देखते हैं कि फोर्स कैलकुलेट करो, डिस्टेंस कैलकुलेट करो, वेलोसिटी कैलकुलेट करो, हर जगह हर फिजिकल क्वांटिटी की हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं। तो किसी महान व्यक्ति ने ये भी कहा है कि फिजिक्स इज नथिंग बट मेजरमेंट्स, कि आप सिर्फ फिजिक्स में क्या करते हो, चीज़ों को मेजर ही करते रहते हो। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हम आसान भाषा में समझें अगर फिजिक्स को, तो डेफिनेटली कि हम ज़्यादातर चीज़ों को मेजर ही करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मेजरमेंट होता क्या है। फिर अगर हम फिजिक्स में चीज़ों को मेजर कर रहे हैं तो मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसको फॉलो करके हम किसी भी चीज को मेजर कर लेते हैं, उसको सिंपली हम मेजरमेंट कहेंगे। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस। तो इसको हम डिफाइन अगर करें, मेजरमेंट को अगर हम डिफाइन करें, मेजरमेंट तो हम कह सकते हैं इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए process by which we can decide how small or large a quantity is as compared to the reference standard, as compared to the reference standard. Okay, so it is a process. ये एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम ये जानते हैं कि जिस भी चीज को हम मेजर कर रहे हैं वो कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। कैसे पता लगेगा कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है? क्योंकि हमें उस चीज को किसी दूसरी चीज से रिलेट करना पड़ेगा, तभी तो हम बता सकते हैं कि वो चीज छोटी है। जैसे इस बोर्ड की हाइट से इस मार्कर को मेरे को कंपेयर करना है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मार्कर की जो लेंथ है दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ दिस बोर्ड। मैंने बोर्ड को रेफरेंस माना, तो फिर ये कहा कि ये मार्कर की जो हाइट है, मार्कर की जो लेंथ है वो छोटी है। या फिर अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूं तो मैं ये कहूंगा कि जो बोर्ड की हाइट है वो बड़ी है, दैट इज लार्ज। ये जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, ये किसी भी मेजरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेफरेंस लेंथ के लिए हम यूजुअली 1 मीटर को या 1 सेंटीमीटर को एक रेफरेंस मान लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट्स करने के लिए। आपके पास मोबाइल फोन होता है तो मोबाइल फोन की आपको लेंथ मेजर करनी है ना, तो लिखा होता है ना स्क्रीन साइज कितना होता है, 5.4 है या 6 इंचेस है, तो वो जो इंच हो गया वो रेफरेंस हो गया वहां पर स्क्रीन साइज। अगर कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है, आपकी नोटबुक होती है, आपकी बुक है,
तो आप यहाँ घर में बेडरूम में बेड होता है तो बेड को 6 फीट होता है, 6.5 फीट हो गया, तो वहां पर फीट जो हो गया वो एक रेफरेंस हो गया। घर में रूम जो होता है, रूम को भी फीट में मेजर करते हैं ना। तो इसी तरह से रेस लगती है, तो 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है ना, 1000 मीटर रेस है। तो ये जो मीटर है दैट इज ऑल्सो ए रेफरेंस फॉर सम स्पेसिफिक कैलकुलेशंस। कुछ कैलकुलेशंस के लिए सेंटीमीटर जो है वो रेफरेंस का रोल प्ले करेगा, कुछ कैलकुलेशंस के लिए मिलीमीटर रेफरेंस का रोल प्ले करेगा, कुछ कैलकुलेशंस के लिए 1 फुट 1 इंच रेफरेंस का रोल प्ले करेगा। तो कहने की बात है कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो आपको एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है उस कैलकुलेशन में। तो वो रेफरेंस एक ऐसा होना चाहिए कि जो फिक्स रहे, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चेंज ना हो। इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और उस रेफरेंस पे एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई भी अफेक्ट ना हो। लाइक कि अगर टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, बारिश आ गई, वेदर चेंज हो गया, प्लेस चेंज हो गई, दिन था रात हो गई, एक्सपेरिमेंट करते करते, तो वो जो आपने रेफरेंस चूज किया था उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं रेफरेंस को बनाए रखने के लिए कि किस तरह की चीज को आपको रेफरेंस मानना है। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो होता है वो एक यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटी की। इट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम रेफरेंस स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। वो क्या है? यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे 1 मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, 1 मीटर को हमने रेफरेंस मान लिया, तो 1 मीटर इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर क्या है? लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखी जा सकती हैं? तो ये तो इजीली असेसेबल होनी चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, आसानी से समझ आ जाने वाली बात होनी चाहिए जिसको भी आप रेफरेंस चूज करो ना। और साथ ही साथ वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हम लिख सकते हैं इनको, इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दूसरी बात, इट मस्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वेदर कंडीशंस, कि वेदर चेंज होने पे इस पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इजीली असेसेबल होनी चाहिए, इजीली समझ आने वाली होनी चाहिए। ओके, तो ये यूनिट के जिसको भी आप रेफरेंस चूज करोगे, ये कुछ बातें ध्यान रखी जानी चाहिए। ओके, तो इस मेजरमेंट के बाद हम बात करेंगे कि कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम लिख लेते हैं यहां पर, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होंगी। तो इनमें सबसे पहले मैं लिखूंगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल, जिनको एब्सोल्यूट भी कहा जाता है और बेस भी कहा जाता है। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरी मैं लिख रहा हूं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इस तरह से टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में मैंने ये दो हैं, फंडामेंटल और बेस।
अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं और बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं, या फिर ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो 7 हैं। तो इसको मैं अरेज कर देता हूं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो है 7 काउंटिंग में। ऐसे तो बहुत सारी हैं और हम कैसे याद रखेंगे। तो चीजों को आसान बनाने के लिए, फिजिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे पास ऐसी 7 क्वांटिटीज हैं जिनकी टर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझ सकते हैं। मान लो कि हमारे पास मिलियंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज की स्पेसिफिकेशंस को याद रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया। तो इनको आसान बनाने के लिए अगर हमें ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज पता है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पता है, तो बाकी बची हुई फिजिकल क्वांटिटीज को समझना आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। सो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं लेंथ, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड मैं लिख रहा हूं मास, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड मैं लिख रहा हूं टाइम, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। देन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिफ्थ वन इज थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ठीक है ना, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर पता है ना आपको, फीवर होता है टेम्परेचर चेक करते हो आप। चार्ज का भी पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, शॉक लगता है। टाइम पता है आपको, मास पता है, लेंथ पता है। सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी है। एंड द सेवेंथ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक ब्रांड भी है ना, बैटरी का ब्रांड है इंडिया में, ल्यूमिनस कंपनी का नाम है, ल्यूमिनस। इसी तरह से जो सोप है, लक्स सोप है जो, दैट इज आल्सो द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इंटेंसिटी, लक्स। ओके, सो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इनकी खासियत क्या है, इन फंडामेंटल, इनको क्यों फंडामेंटल क्यों बोला गया। इनको फंडामेंटल इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो क्वांटिटीज हैं ये किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्रेस नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मास की जरूरत नहीं है, टाइम की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, या इंटेंसिटी की जरूरत नहीं है। अगर ये लेंथ है तो सिंपली हम कहेंगे कि इतनी, इसकी इतनी लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज 6 सेंटीमीटर। क्या मास की जरूरत पड़ी? क्या मैंने ये कहा कि द लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज 6 सेंटीमीटर एंड हाफ के जी। हाफ के जी यहां पर तो बिल्कुल ही बेकार की बात हो गई ना। तो लेंथ जो है और किसी भी चीज पे और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में डिफाइन नहीं हो पा रही है, इसीलिए इसको फंडामेंटल की कैटेगरी में रखा गया। सेम सिचुएशन बाकी सबके साथ है कि टाइम को एक्सप्रेस करना है तो मास की जरूरत नहीं है। या आप कहोगे कि 4 बज गए हैं, है ना, तो ऐसा है ना, 4 बज गए हैं आधा किलो के साथ। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, बिकॉज टाइम कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम कभी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जब इतना है कि, है ना, इट्स 2 PM विद दिस मच ऑफ लेंथ। सो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। तो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट, इनको कैसे लिखा जा सकता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट और which does not depend on other physical quantities. These quantities does not and do not depend on other physical quantities.
इसीलिए इनको फंडामेंटल की कैटेगरी में रखा गया। अब ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ले लेते हैं। स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, मुझे टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो स्पीड जो है मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, मतलब लेंथ की जरूरत पड़ेगी, और टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो देखो स्पीड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किन्हीं दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड को हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखेंगे। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, और ये सारी हैं। इनको छोड़ के बाकी जो बची वो ड्राइव्ड की कैटेगरी में आ जाएंगी। ओके, these are the quantities, these are the quantities, कैसी क्वांटिटीज हैं जो इन क्वांटिटीज पे डिपेंड होती हैं। these are the quantities which can be expressed, which can be expressed in terms of fundamental quantities, fundamental quantities। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के लिए यहां पर आप लिख सकते हो स्पीड, आप लिख सकते हो वेलोसिटी, आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। जितनी भी आपको टर्म्स आती हैं या सुनी हुई हैं आपने ना, वो सारी इस कैटेगरी में आ जाएंगी अगर वो यहां पर नहीं है तो। Okay, so these are the quantities which depends on the fundamental quantities. Okay, जैसे कोई एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्पीड के बारे में ही मैंने आपको बताया था, स्पीड के बारे में ही मैंने बताया था कि स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस लेंथ है। ओके, और टाइम जो है वो भी यहां पर है, और देखो, और लेंथ यहां पर है। तो इसका मतलब यह है कि जो स्पीड है इट डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सेम सिचुएशन वेलोसिटी के साथ होगी, एक्सेलरेशन के साथ होगी, फोर्स के साथ, मोमेंटम के साथ, अदर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ होगी। ओके, तो इसके बाद ये फंडामेंटल और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हम देख सकते हैं कि कितनी तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। Different types of system of units. Types of system of units. कितनी तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं? तो यूजुअली जो फेमस हैं या जो ज्यादातर यूज होते हैं डे टू डे लाइफ में, वो है जैसे FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, और MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, अब ये अलग अलग सिचुएशंस देखो, जो FKS सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें जो F है वो भी किसी चीज को एक्सप्रेस करेगा, P भी किसी चीज को एक्सप्रेस करेगा। तो देखते हैं, जो F है इट डिफाइंस फुट, फुट मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए, P हो गया पाउंड, मास को मेजर करने के लिए, और सेकंड हो गया टाइम को मेजर करने के लिए, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर हमारे पास CGS सिस्टम ऑफ यूनिट आता है, C होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करने के लिए, G हो गया ग्राम,
और अगेन सेकंड। एम से हो गया मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो आप देख सकते हैं ये जो फुट, सेंटीमीटर और मीटर ये लेंथ के लिए है, पाउंड, ग्राम, किलोग्राम ये मास के लिए है, और टाइम के लिए तीनों कैटेगरीज में सेकंड ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये ज्यादातर यूज होते हैं। अब ये प्लेस टू प्लेस ज्यादा स्पेसिफिक है, जैसे एफपीएस यू कैन से कि ब्रिटिश में ज्यादा यूज होता है, इंग्लैंड में, यूरोप में ज्यादा यूज होता है। फिर हमें एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत पड़ी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। ऐसा नहीं है कि कंट्री टू कंट्री वेरी कर जाए, तो कंट्री टू कंट्री वेरी ना हो सिचुएशंस, इसीलिए साइंटिस्ट ने एक असेंबली, एक ऑर्गेनाइजेशन है 1971 में, एक कॉन्फ्रेंस ऑन मेजर्स एंड वेट्स, कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स 1971 में एक डिस्कशन में ये कंक्लूजन निकाला गया कि हम एक ऐसा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाएंगे जो हर कंट्री में लागू हो, सो दैट कि एक कंट्री का कोई साइंटिस्ट है, कुछ रिसर्च पेपर वर्क कर रहा है, दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट के साथ दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की थीसिस को समझ पाए, रिसर्च वर्क को समझ पाए। ऐसा नहीं है कि उसने यहाँ पर कह दिया कि फोर्स इतनी अप्लाई करोगे तो ये सिचुएशन आएगी, उसने भी कह दिया फोर्स इतनी अप्लाई करोगे तो, लेकिन फोर्स ही ना समझ पाए कि वो फोर्स किस में एक्सप्रेस कर रहा है। पता लगे ब्रिटिश का साइंटिस्ट है, वो पाउंड में फोर्स को एक्सप्रेस कर रहा है, और दूसरा जो है वो न्यूटन में फोर्स को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। तो ऐसी वेरिएशंस ना आए, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया, जिसको कहा जाता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है दैट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम, कि एमकेएस में जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके साथ साथ इसमें कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड ऑन किया गया, तो ये सिस्टम बना रखा गया। तो एसआई सिस्टम इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी और फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं उनकी जो यूनिट्स थी वो यहां पर आ जाएंगी। देखते हैं, तो मैं यहां पर एक आपको चार्ट बना देता हूं कि सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, और आप लिख सकते हो यूनिट और उसका सिंबल। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी है। अगेन हमें वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज लिखनी है क्योंकि वही है। सो फर्स्ट वन मास, उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है, केजी। सो केजी इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। सेकंड में लिखता हूं लेंथ, तो लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में, इजी है। मीटर का सिंबल स्मॉल m। थर्ड में लिखता हूं टाइम, फिजिकल क्वांटिटी है, तो टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड, और उसका सिंबल स्मॉल s। फोर्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हो आप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या है, मोल है, सिंबल क्या होगा, MOL। नेक्स्ट टेम्परेचर, जो मैंने पहले भी लिखवाया था, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर लिख सकते हैं आप, तो मैं यहाँ टेम्परेचर लिख रहा हूँ
टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट यहां पर केल्विन। हालांकि दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बट द लेटर के इज स्मॉल। ये कन्वेंशन है कि जब भी आप नाम लिखेंगे यूनिट का तो वो हमेशा ही स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, लेकिन अगर वो साइंटिस्ट का नाम है तो उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए जब मैं इसका सिंबल लिखूंगा तो मैं कैपिटल के लिखूंगा। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट का जो यहाँ पर वैल्यू लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का क्या लिखा जाएगा? एम्पियर। तो ए कैपिटल लिखा जाएगा एम्पियर, तो एम्पियर में ऐसे ए कैपिटल लिखा जाएगा। लास्ट वन इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो कैंडिला उसका यूनिट है और उसका सिंबल हो जाएगा CD। इस तरह से जो मैंने आपको बातें अभी बताई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि अगर साइंटिस्ट का नाम है, सिंबल लिखना है तो कैपिटल में लिखा जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरा वर्ड लिखना है तो वो हमेशा सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे। राइट, ओके। सो ये हमारे पास ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज और ये 7 उनकी यूनिट्स थी, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये 7। इसके साथ साथ 2 और टर्म्स इसमें ऐड की गई हैं जिनको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी मैं यहां पर बता देता हूं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसमें फर्स्ट आता है प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। एक है प्लेन एंगल और सेकंड वन है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये भी अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल मैं इसके नाम लिख रहा हूं और इनकी यूनिट्स लिख रहा हूं। इसका जो ऐसा यूनिट होगा प्लेन एंगल का उसको लिखा जाता है रेडियन, और उसका सिंबल है RAD। सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट जो होगा इसका दैट इज स्टीरेडियन, स्मॉल s, स्टीरेडियन, और इसका जो सिंबल होगा SR। ये थोड़ा सा और इलेबोरेट होंगे प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। उससे पहले मैं यहाँ पर कि जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स कैसे लिखनी है, ये तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती थी, तो इनकी यूनिट तो हमें एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। लेकिन जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी वो इन्हीं की टर्म में एक्सप्रेस होंगी। जैसे स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना फोर्स की यूनिट होती है, कोई भी आप एनर्जी की यूनिट देखोगे, मोमेंटम की यूनिट देखोगे, वो सारी की सारी यूनिट्स इन्हीं की टर्म्स में एक्सप्रेस होंगी। तो चलिए पहले वो देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम लेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर स्पीड का। तो स्पीड बाय डेफिनेशन डिफाइन होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस को किसमें लिखा जाएगा? डिस्टेंस को लिखा जाएगा मीटर में और टाइम को लिखा जाएगा सेकंड्स में। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्पीड के लिए। सेकंड में लिखता हूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम लिखा जाता है ऐसे। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगेन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी मीटर में मेजर होता है और टाइम जो होता है वो सेकंड में मेजर होता है। सो वेलोसिटी का यूनिट और स्पीड का यूनिट, दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। हम देखेंगे आगे काइनेमेटिक्स में कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, सॉरी वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है, बट फिलहाल दोनों का यूनिट सेम है। यहां से एक और पॉइंट सामने आता है कि टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव द सेम यूनिट। तो हम लिख सकते हैं यहां पर स्टार मार्क करके कि टू और मोर physical quantities can have same unit। और देखेंगे भी, मैं ऐसे ही एग्जांपल्स चूज करूंगा कि यूनिट आपको सेम दिखाई दे। ओके, थर्ड लिखते हैं एक्सेलरेशन के लिए। ये बिल्कुल बेसिक है, जो अभी 11th क्लास में जस्ट स्टूडेंट एंटर हुआ है 10th क्लास के बाद, तो उसको ये चीजें सिखाई जाएंगी स्टार्टिंग में। तो एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी के लिए तो मुझे लिखना था मीटर पर सेकंड, और टाइम के लिए मेरे को लिखना है सिंपल सेकंड। ये डिवीजन में है तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। नाउ फोर्थ वन आप मोमेंटम चूज कर सकते हो। मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है ये भी 9th क्लास में हम पढ़ते हैं। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मास का यूनिट क्या है आप सबको पता है, मास का यूनिट हो गया केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर अपॉन सेकंड। इसीलिए यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा केजी मीटर अपॉन सेकंड, ऐसा। फिफ्थ मैं लिखता हूं फोर्स को। तो फोर्स का यूनिट, तो बाय डेफिनेशन फोर्स क्या लिखा जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने ये लिख दिया बाय डेफिनेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगेन मास केजी में लिखा जाएगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू है मास अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मास के लिए केजी, इसके लिए मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो कंबाइंडली हम लिख सकते हैं केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और इसी चीज को हम 1 न्यूटन भी बोल देते हैं। 1 न्यूटन, n स्मॉल, सिंबल में लिखोगे तो n कैपिटल। तो इसलिए कहा जाता है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सिमिलरली ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन, मैं एनर्जी को लिखता हूं या वर्क को लिखता हूं। वर्क, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स का अभी आपने लिखा केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स का तो हो गया केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस के लिए आप सिंपली लिखोगे मीटर, तो मीटर मीटर मल्टीप्लाई होंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इट्स कम्स आउट टू बी केजी, स्मॉल के लिखा जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर फॉर द वर्क। ओके, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हम लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर। v स्टैंड्स फॉर स्पीड, m स्टैंड्स फॉर मास। सो इसका यूनिट मास के लिए तो केजी लिखा जाएगा, मास के लिए लिखा जाएगा केजी। इस कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है, तो v हो गया स्पीड, और स्पीड हमने देखा था मीटर अपॉन सेकंड। तो
तो यहाँ लिखेंगे मीटर अपॉन सेकेंड, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देखो ये चीज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और ये चीज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर मैच कर दी। हालांकि वहां फिजिकल क्वांटिटी वर्क था और यहाँ फिजिकल क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी है। सो ये लाइन फिर से वेरीफाई हो रही है, टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव द सेम यूनिट। दो फिजिकल क्वांटिटी या उससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम हो सकती है। और आने वाले लेसन्स में हम देखेंगे कि डायमेंशंस भी सेम होती हैं। जिन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सेम है उनकी डायमेंशंस भी सेम है। डायमेंशंस क्या है नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। ओके सो यहाँ पर आप लिख सकते हो टॉर्क को टर्म है टॉर्क। टॉर्क को डिफाइन किया जाता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या सिंपली आप डिस्टेंस लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि टॉर्क फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो यस ये अभी आपको एज ए याद रखने पड़ेंगे। इसमें मतलब रट्टा मारना, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसको क्रैम करना पड़ेगा। इस फर्स्ट चैप्टर में आपको अपने एग्जाम्स देने होंगे, फर्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर के। तो इन बेसिक फॉर्मूलेस को आपका टीचर बोलेगा कि इसको याद करो, तो इसको आपको याद करना है। बहुत सारी किताबों में पूरी फिजिकल यूजली जितनी भी यूज होती हैं नियर अबाउट मान लो कि 100 फिजिकल क्वांटिटीज का एक चार्ट बना के दे दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर आप फिजिकल क्वांटिटीज को सीखोगे कि ये काइनेमेटिक्स में आ गया, ये सब काइनेमेटिक्स में आ गया, ये वर्क पावर एनर्जी में आ गया, फोर्स न्यूटन लॉज में आ गया ना, ये रोटेशनल मोशन में आ गया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको इनके बारे में ऑटोमेटिकली फॉर्मूले याद हो जाएंगे कि हाँ जो टॉर्क होती है वो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का साइन लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है तो डिस्टेंस ही ना, तो डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और फोर्स को किस में मेजर करेंगे, ये लिखा होगा जी केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसका तो हो जाएगा केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये तो हो गया फोर्स। और डिस्टेंस के लिए फिर से मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पर, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देखो टॉर्क का रिजल्ट, काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट और वर्क का रिजल्ट तीनों सेम आ रही है। तो ऐसे और भी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको पूछा जा सकता है। तो मैं यहां पर कुछ एक जो ज्यादातर सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जब लिखा जाए तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट masses divided by distance between the masses। ये आप ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर है उसमें सीखोगे। तो आपसे पूछा जाता है कि इस g का यूनिट क्या होगा, r डिस्टेंस है, m1 m2 क्या है, m1 m2 मासेस है, r जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, f जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और g को कहा जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, g को कहा जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें g का यूनिट कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल आसान तरीका ये है कि अगर आपको g का यूनिट कैलकुलेट करना है तो m1 m2 और r स्क्वायर को f की तरफ ले आओ और g को एक तरफ रहने दो। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 इज इक्वल्स टू g। अब इनकी जो भी यूनिट्स होती हैं वहां पुट कर दो, आपको g की यूनिट पता लग जाएगी। इजी है, आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखो मैं पुट करता हूं, फोर्स की यूनिट हमें पता है kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए पुट करते हैं, kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये पुट कर दिया। r डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को मीटर में लिखा जाता है, r स्क्वायर था मैंने मीटर का स्क्वायर लगा दिया, डिवाइडेड बाय m1 m2 दोनों मासेस kg में ही एक्सप्रेस होंगे, kg मल्टीप्लाई kg स्क्वायर। एक kg वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, इससे एक ही बचेगा डिनोमिनेटर में, ये सेकंड स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। तो आपके पास फिर
ये वाला केजी और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो यूनिट बचा है दैट इज मीटर क्यूब। ये मीटर पावर 1 है, इधर मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर एंड केजी। दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। सो अब हम बात करते हैं कि इनकी कुछ ना कन्वेंशंस होती हैं इन यूनिट्स के लिए, कैसे लिखी जाएं। तो वो कन्वेंशंस जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा अगर साइंटिस्ट का नाम से यूनिट होगी तो उसका सिंबल कैपिटल लिखा जाएगा, लेकिन अगर उसका नाम लिखना होगा न्यूटन तो एन स्मॉल लिखा जाएगा। So, name of scientist should be in small letters, but the symbol in कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल के लिए न्यूटन, लेकिन उसका सिंबल लिखेंगे जूल, एनर्जी का यूनिट कैपिटल जे। टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैपिटल टी लिखा जाएगा। कूलम, चार्ज के लिए, कूलम चार्ज के लिए है, चार्ज का यूनिट है, कैपिटल सी लिखा जाता है ऐसे। ओके, ये एक कन्वेंशन बनाया गया। दूसरा पॉइंट यहां पर ये डिस्कस करने वाला है कि अगर हमें प्रीफिक्स लिखने पड़ जाए, प्रीफिक्स जैसे मिली सेकेंड, मिली सेकेंड लिखना है तो हम एम एस लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस। एम और एस के बीच कोई स्पेस नहीं होगी, तो ये मिली सेकेंड काउंट हो जाएगा, जिसको आप सिंपली लिख सकते हो 10 की पावर ऐसे 10 की पावर -3 सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स। लेकिन ये तो हो गया प्रीफिक्स, सेकेंड के आगे जो लिखा गया मिली सेकेंड, तो एम और एस के बीच कोई स्पेस नहीं होगा। लेकिन अगर किसी चीज का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिस्क्राइब हो रहा है तो उनके बीच थोड़ा स्पेस आना चाहिए। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, मीटर सेकंड लिखना हो मुझे, मीटर भी और सेकंड भी लिखना हो, तो एम एस, तो ये थोड़ा सा स्पेस यहां पर रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पर जो स्पेस है वो बताएगा कि m अलग है और s अलग है। m स्टैंड्स फॉर मीटर, तो यहां पर m जो है वो मीटर है और s जो है वो सेकेंड होगा। अब ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, हालांकि s हमेशा ही स्मॉल लिखा जाएगा। मीटर सेकेंड और ये है मिली सेकेंड, ये क्लियर होनी चाहिए बात। थर्ड कि यूनिट जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। जैसे आप मीटर्स नहीं लिखोगे, सेकेंड्स नहीं लिखोगे, आप हमेशा लिखोगे 10 सेकेंड। जैसे टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, सिंपल एस लगाओगे। मीटर्स नहीं लिखोगे, जैसे लेंथ इक्वल्स टू 2 मीटर, आप ऐसे नहीं लिखोगे मीटर्स, ये गलत हो जाएगा, ये एस नहीं लगाना चाहिए। सो यूनिट शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, यूनिट मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म, मस्ट बी सिंगुलर फॉर्म। फिर एक और पॉइंट है कि यूनिट्स के बाद, सिंबल्स के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे ऐसे,
इस तरह से, ये फुल स्टॉप लगाना गलत हो जाएगा। सो नेवर यूज फुल स्टॉप आफ्टर द यूनिट्स। यूनिट के बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी यूनिट्स को लेके। इसके आगे जो हम अब डिस्कस करेंगे कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, ये देखते हैं। चलिए बात करते हैं प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल सबने देखा ही होता है, पढ़ा भी होता है, जिसको सिंपली आप थीटा एंगल बोल देते हो। आप सबने इस तरह की डायग्राम कभी ना कभी एनालाइज की होगी कि जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है, तो ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिए, इसको आर लिखा जाएगा, इसको आर लिखा जाएगा। दिस इज द सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो लेंथ है ए से लेके बी तक, इसको कहा जाता है आर्क लेंथ। इसको मैं एल लिख रहा हूं, क्या बोला जाता है? आर्क लेंथ। इसको आर्क बोला जाता है, ए से लेके बी तक। अब इस लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं थीटा। इसको कहा जाता है प्लेन एंगल। थीटा इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। अब ये जो एंगल थीटा है, ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? इस लेंथ पे। अगर ये लेंथ छोटी होगी तो यहां पर सेंटर पे एंगल छोटा बनेगा, लेंथ बड़ी होगी तो एंगल बड़ा बनेगा। प्लेन एंगल इसलिए है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल पार्ट है, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है। 2 डायमेंशनल सिचुएशंस में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। क्योंकि एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। ओके, so mathematically we can relate the terms theta, radius and the arc length. तो मैथमेटिकली देखो इनको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली लिखा जाएगा आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई प्लेन एंगल, इस तरह से। सो प्लेन एंगल अगर लिखना हो, थीटा लिखना हो, तो थीटा को लिखा जा सकता है फिर एल अपॉन आर। कैसे लिखा जा सकता है मैथमेटिकली? अब इनके सबके मीनिंग पता है, एल क्या है, आर क्या है, ये सब पता है। आर इज द रेडियस, थीटा हो गया प्लेन एंगल, एल हो गया आर्क लेंथ। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए। प्लेन एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिंपल। तो मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखता हूं, सो डेफिनेशन लिखी जाएगी इसकी, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क at the center of the circle। ये इसकी डेफिनेशन हो गया। ओके, इसका SI यूनिट क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था। SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल क्या है? रेडियन, और सिंबल है उसका RAD। तो यहां से आपको एक और डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफाइन 1 रेडियन। 1 रेडियन कितना होगा? तो इजी सा डेफिनेशन है, कुछ ज्यादा उसमें लोचा नहीं है। इजी सा डेफिनेशन क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ द थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 1 वैल्यू देंगे। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन। 1 रेडियन, 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या होता है? इट इज द एंगल
it is the angle subtended by the arc subtended by the arc of the circle having length equal to the radius of the circle. So it is the angle subtended by the arc of the circle having length equal to the radius of the circle. और ये एंगल सबटेंड कहां पर होगा? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पे सबटेंड हो रहा है. So this theta is equals to 1 radian when L equals to R. ये छोटी सी कंडीशन है इसकी. ओके, अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल. सो आप गेस कर सकते हैं कितनी स्मॉलेस्ट और कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है यहाँ पर. स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑब्वियसली कितनी होगी? 0, कि जब आर्क लेंथ ही नहीं है. जब आर्क लेंथ की वैल्यू 0 है तो रेडियन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. तो आप लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0. व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू? तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए उसको भी देख लेते हैं. सो मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब थीटा डिपेंड किस पे कर रहा था? थीटा डिपेंड कर रहा था आर्क लेंथ पे. अगर ये आर्क लेंथ मैक्सिमम हो जाए तो थीटा भी मैक्सिमम हो जाएगा. अब मैक्सिमम आर्क लेंथ हो कितना सकता है? इट इज इजी टू इमेजिन कि L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? You can say the circumference of the circle is the maximum value. Circumference of the circle is the maximum value. So L की जगह हम circumference की वैल्यू पुट कर देंगे. So maximum value when L equals to circumference of circle और उसका वैल्यू कितना होता है? 2 pi r. जब L की वैल्यू 2 pi r के बराबर होगी तो थीटा आपको मैक्सिमम मिलेगा. देख लेते हैं फॉर्मूला क्या था. फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R. तो L की वैल्यू हो गई 2 pi r डिवाइडेड बाय R. अब R से R कैंसिल हो गया. सो वी हैव 2 pi. सो थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 pi. सो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमें 2 पाई रेडियन मिलेगा. रेडियन में यूनिट लिखा जाएगा उसका. थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. मिनिमम वैल्यू 0 रेडियन और मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पर लिख देता हूं. मैक्सिमम वैल्यू आपको मिला मैक्स वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. ओके, सो ये प्लेन एंगल की सारी बातचीत थी. अब जो रेडियन होता है वो डिग्री के साथ भी रिलेट करता है. आपने सुना होता है एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और दूसरी तरफ रेडियन की चर्चा हो रही है. ऐसा यूनिट रेडियन कहा गया. सो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डिग्रीज और रेडियन में क्या रिलेशन है. ओके, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, इनमें क्या रिलेशन होगा. तो इसको देखते हैं. आपने ये रिलेशन याद रखना है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है. तो यहां से आ जाएगा 1 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई अपॉन 180 रेडियन. दिस इज द रिलेशन. और भी
बात आप इसमें याद रख सकते हैं, जैसे एक तो हो गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। और सेकंड्स में लिखना होगा अगर, तो 3600 सेकंड्स के बराबर होता है। मिनट और सेकंड का एक सिंबल है, तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। ये रिलेशन भी काफी हेल्पफुल है। इसका मतलब जो एंगल होता है, एंगल को सेकंड्स में और मिनट्स में भी लिखा जा सकता है एंगल को। तो आपको ऐसे सवाल आ सकते हैं कि बताओ 30 डिग्री कितने मिनट्स होता है, 30 डिग्री कितने सेकंड्स होता है, 30 डिग्री कितने रेडियन होता है। तो चलिए एक आध एग्जांपल हम भी कर लेते हैं। तो लेट्स से कि हमें पता करना है कि 30 डिग्री कितने रेडियन होता है इन रेडियन। तो इसको कन्वर्ट करना है हमें। ओके, तो कैसे करेंगे? वी नो दैट, आपको ये रिलेशन याद रखना है कि 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। Therefore 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको सॉल्व कर सकते हो आप। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 80। तो ये टर्म आ जाएगा 30 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई अपॉन 6 रेडियन। ऐसे यस आएगा। सिमिलरली आपको कहा जा सकता है 45 के लिए ट्राई करिए, 60 डिग्री के लिए ट्राई करिए, 90 डिग्री के लिए ट्राई करिए। तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे और बड़ी आसानी से 60 के लिए करोगे तो लिखोगे 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। 45 डिग्री इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। तो आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। ऑलराइट, चलिए ये था प्लेन एंगल और उनका रिलेशंस। अब हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। ओके, सॉलिड एंगल ओमेगा से डिफाइन होता है। दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा। अब देखो, सॉलिड एंगल को समझने के लिए मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। मान लो कि ये एक सर्कल है, सॉरी एक स्फीयर है, बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एक स्फीयर है और ये कहीं इसका सेंटर ऑफ द स्फीयर आ जाएगा, राइट। तो इस स्फीयर का एक सरफेस भी होगा। हर स्फीयर का सरफेस होता ही है, जैसे एक बॉल होता है। मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ सॉलिड एंगल को विजुअलाइज करना। आप तरबूज लेने जाते हैं, वाटरमेलन लेने जाते हैं, दुकान पे जाते हैं या कहीं रोड साइड पे, आप जब भी उनसे वाटरमेलन लेते हैं तो उनको बोलते हैं कि हमें दिखाइए कि वो कैसा है, पका हुआ है कि नहीं है। तो नाइफ से एक पीस काटता है स्मूथली, पीस आपको दिखाता है, फिर आप पीस देख के डिसाइड करते हो कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ओके, सो हुआ क्या कि वो वाटरमेलन को आप एक स्फीयर मान लो कि वो एक स्फीयर है। उस स्फीयर के एक पर्टिकुलर पोर्शन को कट किया गया, सरफेस ऑफ द स्फीयर कट किया गया। वो एक कौन सा एक पीस बाहर निकला, पीस बाहर हो गया। जब आप उस तरबूज में देखोगे, वाटरमेलन में देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ऐसे एक नोक सी बनती हुई दिखाई देगी। वो जो आप देख रहे हो ना, दैट इज द सॉलिड एंगल। कि वो जो पीस बाहर निकाला है, जितना सरफेस काटा गया, उतने सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना एंगल बन रहा है, दैट इज द सॉलिड एंगल। आइसक्रीम का कोन, सेम एग्जांपल।
आइसक्रीम का कोन होता है, अगर उसमें आइसक्रीम नहीं डाली गई है तो जब आप उसको ऐसे देखते हो तो जहां पर भी जो आपको एंड पे टिप दिखाई देती है, दैट इज द सॉलिड एंगल ऑफ दैट आइसक्रीम कोन। सो यहां पर भी मैं कुछ कोशिश करूंगा एक सरफेस ड्रॉ करने की। तो मैं ये एक सरफेस है, ठीक है। तो ये सेंटर से ऐसे रिलेट कर रहे हैं, ओके। सो ये जो सरफेस है इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ओके। सो यहां पर मेरे पास ऐसे इस तरह से इस तरह से मेरे पास एक सॉलिड एंगल बन रहा है यहां पर। उस सॉलिड एंगल को मैं ओमेगा लिख सकता हूं या डी ओमेगा लिख सकता हूं। डी स्टैंड्स फॉर स्मॉल सॉलिड एंगल, डी ओमेगा लिखा हुआ। तो ये जो एंगल है ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? इस एरिया। ए क्या है? एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस। इस स्फेयर का, ये क्या है? एक स्फेयर है। तो ए क्या है? एरिया कॉरेस्पॉन्ड टू एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। इस एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर पे इतना एंगल बन रहा है। और ये जो लाइंस हैं ये सारी की सारी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारी की सारी रेडियस है, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये भी सरफेस पे होगा, ये वाला पॉइंट भी सरफेस पे है, ये वाला पॉइंट भी सरफेस पे है, और ये वाला पॉइंट भी सरफेस पे है। सरफेस से सेंटर तक जो लाइन होती है उसको रेडियस कहा जाएगा। तो यहां पर किसका किसके बीच रिलेशन दिखा? यहां पर रेडियस, एरिया और सॉलिड एंगल के बीच रिलेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जा सकता है और इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सो सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय द solid angle is the angle subtended by the area of the spherical surface at the center of the sphere. So इसकी definition लिखेंगे, it is the angle subtended by the surface of sphere, by the surface of sphere at the center of sphere। इसको कहा जाएगा सॉलिड एंगल, ठीक है, ओके। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाएगा? Mathematically it can be written as the solid angle d omega। तो यहां पर मैं डी ए लिख रहा हूं, स्मॉल एरिया स्मॉल एंगल, लार्ज एरिया लार्ज एंगल, डी ए डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सॉलिड एंगल का, ओके। सो इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि सॉलिड एंगल क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। इसका एस आई यूनिट स्टीरेडियन लिखा जाता है, स्टीरेडियन, और सिंबल लिखा जाता है एस आर। अब अगेन जैसे 1 रेडियन क्या होता था, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 स्टीरेडियन क्या होता है, हाउ टू डिफाइन 1 स्टीरेडियन। ओके, 1 स्टीरेडियन देखते हैं कैसा होगा। वन स्टीरेडियन, इसके लिए भी हमें एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। एक स्फीयर हो गया, ये सेंटर ऑफ स्फीयर हो गया, सेम डायग्राम। एक
सरफेस बना सकते हैं आप और इनको सेंटर से ज्वाइन किया जा सकता है। तो मैंने इस तरह से सेंटर से ज्वाइन कर दिया। इस तरह से मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये था एरिया जिसको आप ए लिखते हो। यहां पर जो एंगल बनेगा डी ओमेगा होगा, ये डी ए है और रेडियस हो गया। ये स्फीयर मैंने बनाया है। 1 स्टीरेडियन कहने का मतलब है कि ये एंगल की वैल्यू 1 स्टीरेडियन कब होगी। सो 1 स्टीरेडियन को देखो कैसे डिफाइन करना है। पहले समझ लेते हैं कि 1 स्टीरेडियन को डिफाइन कैसे करेंगे। मैथमेटिकली तो हमें पता है कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। कहता है कि 1 स्टीरेडियन एंगल यहां पर तब बनेगा जब ये जो सरफेस है इसका एरिया एक स्क्वायर के, यहां बना रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर एंगल 1 स्टीरेडियन तब होगा जब ये जो एरिया है, ये एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर हो और वो स्क्वायर का एरिया जो है, वो स्क्वायर जो है उसकी हर साइड रेडियस के बराबर हो। कौन सा रेडियस? ये वाला रेडियस। तो देखो इसको कैसे हमें कन्वर्ट करना है। द सॉलिड एंगल, it is the angle subtended at the center of the sphere. It is the angle subtended at the center of the sphere by the surface of the sphere having area equal to the area of the square, equal to the area of the square having each side equal to the radius of the sphere. थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा इक्वल टू 3-4 बार आ गए हैं, लेकिन जब आप विजुलाइज करोगे इस चीज को कि लिखना क्या है इंग्लिश में, तो क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, आप आसानी से ये लिख लोगे। तो चलिए लिखते हैं इस बात को। इट इज द एंगल सबटेंडेड, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एक बात खत्म हो गई। ये एंगल कहां पर बन रहा है? सेंटर पे बन रहा है। किसके कारण बन रहा है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय द सरफेस एरिया या स्फेरिकल, बाय द स्फेरिकल सरफेस एरिया। ओके, by the spherical surface area having, कैसा एरिया होना चाहिए? having area equal to that of, equal to the area of square, having area, इसका एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की क्या कंडीशन है? हैविंग ईच साइड, हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो जाके जो एंगल बनेगा सेंटर पे उसको बोलेंगे हम 1 स्टीरेडियन। ओके, अब यहां भी आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है, बिल्कुल बोर्ड लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 स्टीरेडियन की और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है एक सॉलिड एंगल की। तो उनको भी देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ओके, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली 0 होगी। अगर ये एरिया 0 हो जाए तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि ओमेगा मिनिमम इक्वल्स टू
0 स्टीरेडियन, SR सिंबल, ओमेगा मिनिमम 0 स्टीरेडियन। मैक्सिमम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अब मैक्सिमम के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैक्सिमम जैसे आपको पता है प्लेन एंगल का मैक्सिमम हमने क्या किया था, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये वाले एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर एरिया मैक्सिमम हो जाए तो सेंटर पे एंगल मैक्सिमम हो जाएगा। और एरिया मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये कितना मैक्सिमम एरिया होगा? दैट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर। सो हम यहां पर लिख सकते हैं ओमेगा मैक्सिमम इक्वल्स टू एरिया स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ओके, एरिया कितना हो गया? 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम सॉलिड एंगल। r से r टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सो वी हैव ओमेगा मैक्सिमम इक्वल्स टू 4 पाई। क्वाइट इजी, आसान है। सो मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई, मिनिमम वैल्यू 0 स्टीरेडियन। उसी तरह से प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू है 2 पाई। सो इन बातों को आप याद रख सकते हैं। मेरे को जरूरी बताइएगा कि आपको यहाँ से कोई परेशानी है या आपको कैसा लगा ये लेक्चर, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूरी बताइएगा। और इसी तरह से हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जो भी किताब है आपके पास उस किताब से इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।